Hello student, I am Shiv Gopal, Faculty of Physics at Cavalier India। तो हम कुछ फिजिक्स के आज टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। जैसे कि एक टॉपिक होता है ग्राफ। जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर ग्राफ भी हमें पढ़ाया जाता है और ग्राफ हमें वहाँ पर पढ़ाया जाता है, बट समझ नहीं पाते हैं कि ग्राफ एक्चुअल में होता क्या है। हमें जब क्वेश्चन वहाँ पर तो लगता है कि समझ में आ गया, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वही ग्राफ हमारा गलत हो जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपको ग्राफ के बारे में क्या क्या चीजें एक्चुअल में याद रखनी होगी या सीखनी होगी। अगर हम ग्राफ को बनाना सीख लेते हैं तो वो चाहे थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन आया हो या ग्राफ बना करके दिया हो, उस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक डाउट ये आता है, बहुत लोग सीडीएस वाले होंगे या एक्स ग्रुप वाले होंगे, वो क्या कहेंगे कि सर हमारे में तो ग्राफ आता ही नहीं है। बट मैं कहूंगा कि सारे एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स होते हैं, सब में ग्राफ पूछा जाता है। हाँ, ग्राफ कुछ ऐसे एग्जाम्स होंगे जिसमें डायरेक्टली ग्राफ बना करके दे देगा, और कुछ ऐसे एग्जाम्स होंगे जिसमें थ्योरेटिकल बना करके क्वेश्चन देगा, बट वो होगा ही ग्राफ से ही हम उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं कि ग्राफ, पहले मैंने मेन टॉपिक डाल दिया, इसमें लिखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन और टाइम मतलब समय या विस्थापन समय ग्राफ, इसको ये कह सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी मतलब वेग, टाइम मतलब समय, वेग समय ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं, टाइम समय, त्वरण समय ग्राफ। अगर यहां पर एक टॉपिक हम उठाते हैं पहला कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर हमने एक टॉपिक को समझ लिया तो इसमें सारे के सारे टॉपिक फिर हमें समझ में आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं कि मैं इनको बताऊंगा नहीं, इनको भी बताऊंगा, बट जो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इससे नहीं पूछे जाएंगे तो फिर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बात कर लेते हैं, यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि भैया मैंने उठाया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को मैंने उठा लिया, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होगा कि यहां पर पहले मुझे एक ग्राफ जनरली शो कर देता हूं, उसमें बता देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा और टाइम किस डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पर वाई एक्सिस में लिख देता हूं और टाइम मैंने एक्स एक्सिस में लिख दिया। क्या ये कंपलसरी है कि ऐसा होगा? कोई कंपलसरी नहीं हो सकता है कि एग्जाम में क्या किया हो भैया, उसने एग्जाम में कर दिया होगा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और इस डायरेक्शन में टाइम। ऐसे ग्राफ एग्जाम में बना करके दे देता है और वहां पर कुछ भी पूछ लेगा, ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है, जैसे ही ऐसे बना करके दे देता है। तो यही चीजें मुझे डाउट ये सॉल्व करने हैं कि अगर ऐसे बना करके दे देता है तो उसको कैसे देखना है। अब यहां पर पहली कंडीशन अगर मैं मानता हूं यहां से कि जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का उसने ग्राफ दे रखा है और वहां पर वेलोसिटी पूछ रखा है, तो पहली कंडीशन मैं यहां पर लिखूंगा इफ वेलोसिटी इज 0। ये मैंने पहली कंडीशन लिख दिया। अगर वेग 0 है या हो, अगर वेग 0 हो तो मैं उसी कंडीशन को लिख लेता हूं b = 0। यहां से b को मैं जानता हूं कि ds डिवाइड बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम इक्वल टू 0। यहां से मैंने क्या किया, ds = 0 dt लिख दिया। यहां से मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। अब भैया कोई पूछ सकता है कि यहां पर इंटीग्रेट ही क्यों कर रहे हैं, डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं कि छोटे छोटे टाइम्स में वो देख रहा है कि कितनी डिस्प्लेस हो रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु कितनी डिस्प्लेस हो रही है, छोटे छोटे टाइम पीरियड्स की बात कर रहा है। मुझे ओवरऑल इसका डिस्प्लेसमेंट देखना है। अगर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट देखना है तो क्या करना होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूं तो ओवरऑल उस टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट मेरा आ जाएगा। तो इसी कारण से मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यस, और यहाँ से 0 का इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट होता है के ले लिया। अब यहां से क्या आ गया, यस = k कांस्टेंट।
अब यहाँ से अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। यहाँ से ये टाइम यस क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यस क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यस तो डायरेक्टली कांस्टेंट दे रखा है, तो यस अगर कांस्टेंट दे रखा है तो टाइम कुछ भी हो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टाइम तो बढ़ता जा रहा है बट उसके साथ साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। इस टाइम पे देख लूं, इस टाइम पे देख लूं, इस टाइम पे देख लूं, टाइम बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट अगर 7 मीटर यहाँ था तो 7 मीटर यहाँ पर भी है, 7 मीटर यहाँ पर भी है और 7 मीटर यहाँ पर भी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे थे वो एक जगह पर क्या था, रेस्ट कंडीशन में था। रेस्ट कंडीशन मतलब यहाँ पर यही बात होती है, यहाँ पर ये भी कह सकता है इफ एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और उस कंडीशन में ग्राफ पूछ ले तब भी वही हुआ। इसका मतलब रेस्ट की बात कर रहा है, वेलोसिटी क्या हुई, 0 हुई, तभी वो ग्राफ की बात कर रहा है। अब दूसरे रिस्पेक्ट में मैंने अभी बताया था कि भैया अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर दी इसकी टाइम और डिस्प्लेसमेंट की, उस कंडीशन में अगर मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरा टाइम है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो अब ग्राफ कैसे शो करने लगेगा, ऐसे शो करने लगेगा। वहां पर एक ऑप्शन में ये भी दिए होगा, यहाँ पर ऐसे जैसे कह देता हूँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये दिए होगा और एक ग्राफ ऐसे भी दे देगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, टाइम कांस्टेंट है, तो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन को पहले ही हम कट आउट करेंगे। यही कंफ्यूजन के कारण होते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। जब भी बात करे कि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, उसने टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा, तो टाइम तो इंक्रीज हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। अगर नेक्स्ट कंडीशन में मैं ले रहा हूं कि इफ नेक्स्ट कंडीशन मैंने ले लिया इफ वेलोसिटी ए कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दे रहा हूं, तो यहां से v इक्वल टू कांस्टेंट मैंने लिख दिया, v इक्वल टू कांस्टेंट मैंने लिख दिया। तो यहां से v इक्वल टू कांस्टेंट है तो ds डिवाइडेड बाय dt कांस्टेंट को मैं k से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ds इक्वल टू k dt। यहां पर भी वही करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो s इक्वल टू kt प्लस का c, एक कांस्टेंट और आ गया, यहाँ पर एक कांस्टेंट यहाँ पर और आ गया। अब यहाँ पर दो प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं, यहाँ पर दो प्रकार के ग्राफ बन सकते हैं। वो कंडीशन हम देख लेते हैं कि दो प्रकार के ग्राफ कैसे बनेंगे। पहली कंडीशन में मान ले रहा हूं ए में, इफ t इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 है, s इक्वल टू 0 है, देन c इक्वल टू भी 0 आएगा। अगर इस इक्वेशन में पुट अप कर देता हूं तो c इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या हो रहा है कि अब अगर यहां से c इक्वल टू 0 हो गया है तो s इक्वल टू क्या कर सकता हूं, kt। एक इक्वेशन मेरी ये बनी। अब इसके हिसाब से अगर ग्राफ बनाना सीखना है, इसके हिसाब से ग्राफ बनाना सीखना है, तो कंडीशन क्या थी, यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, यहां पर 0 0, t इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0। जो भी ग्राफ स्टार्ट होगा अब ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। क्योंकि अगर यहां पर मैं ग्राफ क्यों कह रहा हूं कि ऐसे जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, ये क्या हुआ, टाइम है। टाइम को अगर मैं कह रहा हूं कि भैया 2 रख दे रहा हूं, 2 सेकंड रख दे रहा हूं, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। अगर टाइम को रख दे रहा हूं 3 सेकंड रख रहा हूं तो s इक्वल टू 3k आ जाएगा। इट मींस हमेशा कितना डिफरेंस आएगा, 1 1 का डिफरेंस, तो कांस्टेंट ही तो एक प्रकार से जाएगा। तो इस प्रकार इसके लिए बना देंगे। अगर अगली कंडीशन की बात कर रहा हूं, यहां पर v कंडीशन ले रहा हूं। अगर यहां पर v वाला ले रहा हूं, v ले लिया मैंने कंडीशन, इफ t इक्वल टू 0 बट या एंड s डज नॉट इक्वल टू 0, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, c डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। c डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो s इक्वल टू
के टी प्लस का सी ही तो रहेगा, सी ही तो रहेगा। तो यहां पर क्या हुआ, अब ये ग्राफ मेरा क्या होगा, जब t 0 है, जब t 0 है यस 0 नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन में पुटअप कर देता हूं, इस इक्वेशन में लाकर के पुटअप करता हूं कि t इक्वल टू 0 तो s इक्वल टू c आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, s की वैल्यू c रही होगी जब t इक्वल टू 0 था। तो जो भी ग्राफ स्टार्ट होगा, अब वो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ये वैल्यू क्या कहलाएगी, ये वैल्यू मेरी c कहलाएगी, ये वैल्यू मेरी c कहलाएगी। अब यहां पर मैंने ये तो डायरेक्टली ऐसे बता दिया कि जब मैंने डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिया था, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट ऊपर लिया था, अब मैं अगर कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट को मैं x एक्सिस में ले रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x एक्सिस में ले रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और टाइम ये हो गया। इन दोनों को एक ही जगह में बना करके दिखा दूंगा, दोनों कंडीशन। ये बात हो गई। यहां से मैंने क्या किया है कि डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में, तो क्या इस ग्राफ में कोई चेंज हो जाएगा, कोई चेंज नहीं हो रहा। जो डायरेक्शन उसमें शो कर रहा था उसी प्रकार की डायरेक्शन इसमें भी शो करेगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट की है और ये टाइम की है। इसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ थी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ थी वैल्यू। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ थी तो यहां से क्या होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे रहेगा। ठीक, अगर आप नेक्स्ट कंडीशन में मूव करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में मूव करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन, इफ वेलोसिटी ए यूनिफॉर्मली इंक्रीजेड, यूनिफॉर्मली इंक्रीजेड। तो यहां पर अगर बात कर रहे हैं टाइम इंटरवल की बात करेंगे पहले। अगर यहां पर थोड़ी सी टाइम इंटरवल की बात कर लें कि जैसे यहां से मैं कह रहा हूं कि ये टाइम इंटरवल मैंने यहां पर कर दिया, यहां पर टाइम इंटरवल कर दिया। पहला क्या हुआ, 0 से 1 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड, ये कर दिया मैंने। अब यहां पर जब 0 पे देख रहा था तो वेलोसिटी पहले 0 थी, यहां पर जब देखा मैंने तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो गई होगी, मैंने मान लिया 10 मीटर पर सेकंड है। अगले सेकंड में देख रहा हूं तो ये हो जा रही है 20 मीटर पर सेकंड, और उससे अगले सेकंड में देख रहा हूं तो ये हो जा रही है 30 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ, 0 से 1 एक ही सेकंड का तो गैप हुआ, 1 सेकंड का गैप हुआ। 1 सेकंड में 0 से 10 मीटर पर सेकंड हो गई। अगले सेकंड में मैं देख रहा हूं तो यहां पर भी तो 1 सेकंड का ही गैप हो रहा है। अगर 1 सेकंड का गैप हो रहा है तो कितने कितने से इंक्रीज कर दे, 10 से 20, मतलब 10 ही तो इंक्रीज कर गई। अगले 1 सेकंड में क्या हुआ, यहां पर भी 1 सेकंड का ही गैप हो रहा है, यहां भी 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर गई। तो अगर 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर जाती है और टाइम इंटरवल सेम होता है, तो यहां से अगर मैं बात कर लेता हूं कि एक टर्म आता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी किसी भी इंटरवल के लिए मैं ले रहा हूं, किसी भी इंटरवल के लिए ले लूं, तो इस इंटरवल के लिए देख रहा हूं तो 20 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 1, तो यहां 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इंटरवल के लिए देखा। अगले इंटरवल के लिए अगर मैं देख रहा हूं तो 30 माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 1, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है तो जो मेरा एक्सेलरेशन है, जो मेरा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो यहां पर क्या करूंगा, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लिख दूंगा। यहां पर एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अभी मैंने कहा था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही एक्सेलरेशन कहते हैं, तो dv डिवाइडेड बाई dt लिख सकता हूं, इक्वल टू कांस्टेंट को मैंने k लिख दिया। यहां से अगर अब इसको क्या करता हूं, dv इक्वल टू k dt, इसको क्या किया मैंने, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया तो यहां से आ गया v इक्वल टू
के टी प्लस का सी। ये आ गया। मुझे तो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में चाहिए था ग्राफ, अभी तो वेलोसिटी में निकल के आया है। तो इसको एक बार और क्या किया मैंने, ds डिवाइड बाय dt इक्वल टू के टी प्लस का सी, ये आ गया। अब यहां से अगर बात करता हूं, अगर यहां से आगे की बात करता हूं तो इसके बाद भैया क्या करूंगा, ds इक्वल टू के टी प्लस का c और dt, यहां से इसको भी मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अगर इसको इंटीग्रेट किया तो s इक्वल टू आ गया के टी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और यहां पर सी टी प्लस का d। एक्चुअल में मेरी इक्वेशन ये बनी, एक्चुअल में मेरी इक्वेशन ये बनी। अब यहां से भी ये देखना पड़ेगा हमारा ग्राफ। तो ये जो कोई फंक्शन दे रखा है, अगर एक फंक्शन हमारा ऐसा होता था कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ऐसा कोई फंक्शन होता था तो क्या होता था, पॉलिनोमियल हो गया। और पॉलिनोमियल में अगर बात करते हैं तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा। अगर स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहां पर क्या कर दिया मैंने, इसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट मान लिया और ये टाइम मान लिया। यहां से क्या हो गया, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट ये है, इनको कोई भी कांस्टेंट ये वैल्यू दिए होगा, कोई भी कांस्टेंट एक प्रकार से छोड़ देते हैं, कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो कि वैल्यू अगर यहां पर मैं रख रहा हूं कि t इक्वल टू 1 सेकंड, मुझे तो t से मतलब है, तो यहां पर भी t इक्वल टू 1 सेकंड रखना होगा। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, k डिवाइड बाय 2 c प्लस का d आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां से ये वैल्यू आ गई। अगर अगली बात कर रहा हूं कि यहां से t इक्वल टू 2 सेकंड रख दूं, t इक्वल टू 2 सेकंड रख दूं, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k प्लस का 2c प्लस का d। अचानक से वैल्यू इंक्रीज कर गई, पहले तो k बाई हाफ c प्लस d था, अब यहां से तो इसमें भी 2 को मल्टीप्लाई होने लगा, इसमें भी 2 को मल्टीप्लाई होने लगा। तो पहले अगर कह रहा हूं कि मान लो थोड़ी देर के लिए 5 आ रही होगी, तो ये करीब करीब कितना पहुंच जाएगी भैया, 10 से 12 पहुंच जाएगी। एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं, इस वैल्यू को ये ना मान लेना कि मैंने डायरेक्टली वैल्यू इनकी निकाल के रख दी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है कि यहां पर तो k बाई 2 था, यहां 2k हो गया, यहां तो c था, यहां पर 2c हो गया, d तो दोनों के लिए सेम ही है, तो क्या हो गया, वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। इसी कारण से मैंने ग्राफ को डायरेक्टली यहां पर इंक्रीज करवा दिया है। तो यहां से अगर बात करता हूं, क्वेश्चन यहां से ग्राफ ऐसे बना करके दे देगा और वो पूछ लेगा ये किस प्रकार का ग्राफ है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है या सडनली इंक्रीज कर रही है, कुछ ऐसे ग्राफ ऐसे पूछेगा। तो अगर यूनिफॉर्मली की बात करते हैं तो यूनिफॉर्मली के लिए ऐसे ही होगा। अगर यूनिफॉर्मली के लिए ऐसे है तो यहां से क्या बात कर लूं मैं थोड़ा सा, कि अगर यहां से अभी मैंने ये मान लेता हूं कि ये एक टेंजेंट इसमें ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया और ये इसके पैरेलल एक्सिस के लाइन हो गई। तो यहां से मान लिया कि थीटा 2 है और यहां मान लिया थीटा 1 है। इन थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन आ रहा है, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। ये बात हुई। तो एक पॉइंट करके हम यहां पर लिखेंगे नोट पॉइंट। इससे पहले भी मैं लिखवा सकता था, बट मैं जानता था कि अगले वाले क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे थीटा का सहारा लेना पड़ेगा, इस कारण से मैं यहां पर उस पॉइंट को दिखा रहा हूं। तो यहां पर पहला नोट पॉइंट हम क्या डालेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is represent velocity। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो अब यहां से बात कर रहे हैं कि ये थीटा और थीटा 2 का कांसेप्ट मैंने क्यों लिया। यहां पर अगर देख रहा हूं मैं, यहां पर देख रहा हूं कि थीटा 1 है, यहां पर देख रहा हूं थीटा 2 है, तो अगर अभी पहले वाले ग्राफ में चला जाऊं मैं, ऐसे कुछ मैंने ग्राफ बनाया था, तो यहां क्या था, ये s की डायरेक्शन थी और ये t की डायरेक्शन थी। तो यहां से अगर थीटा मान लूं तो यहां से क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t।
जब भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो साइन थीटा दे रखा हो, कॉस थीटा दे रखा हो, tan थीटा दे रखा हो, तो उस थीटा को बहुत छोटा मान करके सीधे थीटा पुट अप कर देते हैं। तो थीटा इक्वल टू s डिवाइड बाई टी, और s डिवाइड बाई टी क्या होता है? वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से यही थीटा वेलोसिटी ही तो है। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि थीटा बहुत कम है, यहाँ पर थीटा ज्यादा है, यहाँ पर थीटा ज्यादा है। और जब भी आप tan थीटा की बात करते हैं तो tan अगर 0 ले रहा हूं तो 0 की बात करूंगा तो 0 ही आता है tan 0। अगर 90 की बात करता हूं तो इंफिनिटी आता है। इट मींस 0 से 90 की तरफ tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो रहा है? बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती हुई जा रही है और क्या यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। मैंने पहले ही लिखा था और उसका एग्जांपल मैंने स्ट्रेट लाइन का दिखा दिया था आप लोगों को। ठीक, अब एक तो ग्राफ ये बन सकता है, एक ग्राफ तो ये बन गया। इसमें क्या होगा? ये जो ग्राफ बनाया था मैंने, इसमें क्या होगा कि व्हीकल जो है वो गो अहेड। इसमें व्हीकल जो होगा वो आगे की तरफ जाएगा, इसमें व्हीकल जो होगा वो आगे की तरफ जाएगा। अगर दूसरे ग्राफ की बात कर लेता हूं, इस कंडीशन में अगर बात कर लेता हूं, एक ग्राफ मैंने क्या कर दिया कि कुछ ऐसे बना दिया। अब ये वाला ग्राफ आ गया तो आधे लोगों को तो पहले ही गलत हो गया, उन्होंने सोच लिया कि ये तो हमसे सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहां से क्या किया मैंने, ये इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ किया और यहां से ये, तो हमेशा क्या होगा कि इसको मान लेना tan थीटा, इसको मानना भैया थीटा। यहां से ये तो ऐसे ड्रॉ करो, ये टेंजेंट और ऐसे, यहां से ये थीटा हो गया, यहां से ये थीटा हो गया, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहां से ये थीटा हो गया, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसे कुछ करोगे, तो इसमें भी थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हमें थीटा डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो अगर 90 से ज्यादा पहुंच गया थीटा तो वैसे भी tan थीटा की वैल्यू माइनस आने लगती है। माइनस का मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट को, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब कोई गाड़ी खड़ी हुई है और मैंने उसमें बैक गियर लगाया, उसको पीछे की तरफ मूव करवा दिया। वही कंडीशन यहाँ पर आ रही है, बट वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, मेरी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। तो जो वेलोसिटी को लिखेंगे तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस साइन के साथ आएगा, बट वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इस समय भी इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, अब यहां पर इफ अगली कंडीशन, इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली डिक्रीज की बात कर लें, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो यहां पर यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, v इक्वल टू माइनस लगा के कोई वैल्यू मैंने लिख दिया, a इक्वल टू माइनस का k, कांस्टेंट ले लिया यहाँ पर, a इक्वल टू माइनस का k। तो यहां से जो होगा a को क्या लिख सकता हूं, dv डिवाइड बाई dt इक्वल टू k। उसी से मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन लिया इसके पहली वाली कंडीशन से। ये कंडीशन अब मुझे ना समझाना पड़े भैया, क्योंकि एक कंडीशन अगर आप लोगों ने समझ लिया तो दूसरी कंडीशन उसी से आप समझ सकते हैं कि मैंने a क्यों ले लिया, यहाँ पर एक्सेलरेशन ही क्यों लिया। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि v इक्वल टू kt प्लस का c आया, माइनस आगे लगा होगा, इसमें माइनस आगे लगा लेंगे। तो यहां से क्या आया, अगली कंडीशन s इक्वल टू माइनस का kt स्क्वायर प्लस का ct प्लस का d, ये कंडीशन आएगी। क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ माइनस बस लगा है। तो यहां पर जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ की अगर बात कर लें तो एक ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा,
ठीक है। तो यहां से अगर बात करता हूं, यहां से मैंने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पर देखा तो थीटा 1 था, यहां एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, यहां पर देखा तो ये थीटा 2 था, यहां पर एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया और यहां पर देखा तो ये थीटा 3 था। तो यहां पर दिख रहा है कि इस थीटा और इस थीटा में क्या रिलेशन है। तो यहां से अगर बात करता हूं कि थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, ये भी तो लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अभी लिखा था कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो यहां पर थीटा 1 पहले ज्यादा है, थीटा 2 कम है, थीटा 2 कम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये जरूर रिप्रेजेंट करिएगा डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन है थीटा 2 से, इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने नोट पॉइंट लिखवाया था कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट वेलोसिटी। तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो tan थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा ही तो होगी tan थीटा 2 से, क्योंकि थीटा जब tan के साथ जुड़ जाता है तो 0 से 90 की तरफ बढ़ता है, क्योंकि tan 0 0 होता है और tan 90 इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो यहां से इसके रिस्पेक्ट में ये भी बात कर ली। अगला एक क्वेश्चन और इसी से बनता है, अगला एक क्वेश्चन और इसी से बनता है, जो कि मैं वो ग्राफ भी बना के आपको दिखाता हूं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि कुछ ऐसे दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, ये कुछ ऐसे दे रखा है, ये कुछ ऐसे दे रखा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा भैया, यहां से अगर मैं क्या कर रहा हूं कि ये मैंने एक टेंजेंसी ड्रॉ कर दिया, यहां से एक टेंजेंसी ये ड्रॉ कर दिया, तो यहां से इसके रिस्पेक्ट में ये देखूंगा, यहां से एक टेंजेंसी ये ड्रॉ कर दिया तो इसके रिस्पेक्ट में ये देखूंगा, यहां से एक टेंजेंसी ये ड्रॉ कर दिया तो इसके रिस्पेक्ट में ये देखूंगा। ठीक है, तो यहां पर भी जब देखेंगे तो इसमें भी दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं, इसमें भी दो प्रकार के ग्राफ बनते हैं। जैसे कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग में बन रहे थे वैसे ही डिक्रीजिंग में बन रहे हैं। तो मैं चारों ग्राफ को एक साथ समराइज कर सकता हूं, यहां पर एक साथ अगर चारों ग्राफ को समराइज कर दूं और वहां पर लिख दूं कि ये इंक्रीजिंग के लिए है यूनिफॉर्मली और ये डिक्रीजिंग के लिए है, तो उससे क्या होता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग के लिए और यहां पर यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग के लिए, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग के लिए। अब यहां पर मैंने क्या किया कि यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग के लिए अभी ग्राफ बनाया था, यहां से थोड़ा सा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहां से ये एक ग्राफ के लिए ले लिया, एक ग्राफ के लिए ये ले लिया और यहां से एक ग्राफ के लिए ये जगह ले ली और एक ग्राफ के लिए ये जगह ले ली। ठीक है, यहां से ये दोनों अलग है, सेपरेट है। अब यहां से जब मैंने अभी बनाया था यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग के लिए, तो अब आप लोगों को याद होना जाना चाहिए कि ग्राफ कुछ ऐसे बना था, ग्राफ कुछ ऐसे बना था। जब मैं यहां पर बनाया था तो ग्राफ कुछ ऐसे बना था। ठीक है, जब यहां पर अभी बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसे बना था, जब यहां पर बनाया था तो ग्राफ कुछ ऐसे बना था। ठीक है, इस कंडीशन में क्या कहा था, इस कंडीशन में क्या कहा था, गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है, तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा होगा, गाड़ी पीछे की तरफ जा रही होगी पर जा करके रुकेगी, वो थोड़ी देर में डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही होगी और एक समय ऐसा आएगा कि पीछे या कुआं होगा या खाई होगी तो जा करके गिर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कहानी समाप्त होती है।